ये अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन है, जो लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट भी करेगा। कई बार क्या हुआ, लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं बाबर को बहुत ही ज़्यादा हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना मैंने ये कोशिश किया कि मैं बाबर को महान बनाऊँ, ना मैंने ये कोशिश किया कि बाबर को मैं नीचा दिखाऊँ। बाबर कभी भी अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट नहीं कर पाता था। मतलब अपनी उसके पास हमेशा एक से ज़्यादा टेरिटरी होती नहीं थी। आज उसके पास ये है तो कल ये नहीं रहेगा, कल कोई और रहेगा। फ़िल्में जो होती हैं वो सोसाइटी को दोनों तरह से कनेक्ट करती है। एक तरफ से वो सोसाइटी की इमेज दिखाने के लिए होती हैं और कहीं न कहीं वो एक सोसाइटी के ऊपर एक इमेज सुपर इम्पोज़ भी करती हैं कि और सोसाइटी कई बार उस इमेज को अपने ऊपर डालने की कोशिश करता है। कि चंगेज़ खान को डिफेंडर ऑफ रिलिजन का टाइटल भी कुछ मुसलमानों ने दिया था, क्योंकि चंगेज़ ने कुछ मुसलमानों को बचाया भी था। तैमूर के जीवन का सबसे जो परम उद्देश्य है वो है पूरे विश्व का इस्लामीकरण, क्योंकि ऐसा प्रॉफेट मोहम्मद ने इंस्ट्रक्ट किया है। ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि शायद श्री राम धरती पे नहीं चले थे जैसा हमें बताया गया है। तो मुझे चोट भी पहुँचा। मुझे बुरा लगा कि अब तक जो मैं मानता आया हूँ वो कैसे गलत हो गया। आज हम जिस तरह से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं इट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर पास्ट। और जो कल्चरल कॉन्शसनेस है और जो सिविलाइजेशनल कॉन्शसनेस है, उसी के बेस पे हम आगे जा कर के अपना फ्यूचर भी बिल्ड करेंगे। नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ साहित्य तक के स्टूडियो में मौजूद हैं आभास मल्दहियार जी। आभास जी की एक पुस्तक आई है, बाबर द चेस बोर्ड किंग। हम इसी पर बात करेंगे। यह पुस्तक अपने आप में बहुत रोचक है और कई ऐसे तथ्यों पर बात करती है जो सामान्य तौर पर अभी तक हमारे लिए, खासकर जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए भी अनजाना था। सामान्य लोगों के दिमाग में तो उसकी जानकारी नहीं ही होगी। कम से कम सारे तथ्यों के बारे में मैं ये दावा कर सकता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि ये पूरी किताब जिन बिंदुओं पर बात करती है उसके बारे में सभी पहलुओं पर लोग जानते हों। लेकिन इससे पहले मैं आभास जी का परिचय दूँगा। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका साहित्य तक नमस्ते। के स्टूडियो में। मैं बताऊँ कि आभास जी जो है वो पेशे से आर्किटेक्चर लेखक भी हैं और उससे बड़ी बात ये है कि बहुत ही जीवट वाले व्यक्ति हैं और विचारधाराओं को लेकर बड़ा क्रांतिकारी रहे हैं। अ, पर्शियन स्क्रिप्ट खुद पढ़ लेते हैं, अंग्रेज़ी के लेखक ही हैं, अंग्रेज़ी में इतनी बड़ी किताब लिखी है। हिंदी बोल लेते हैं, हमारी बातचीत से आपको पता होगा कि अभी और भी बहुत सारी भाषाएँ जानते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ाई के दिनों से ही इनके दिमाग में सवाल दर सवाल चलते रहे और उन्हीं सवालों ने इनको लेखन की तरफ प्रेरित किया। इनकी जो प्रकाशित पुस्तकें हैं उनमें रीस्टार्ट एन आर्किटेक्ट्स जर्नी टू द पार्लियामेंट हाउस काफ़ी चर्चित रही है। इसके अलावा अ, ई बुक एक काफ़ी चर्चित रही, क्रॉसिंग द लाइन। एक और पुस्तक है जो बहुत मज़ेदार है। उस पर सवाल मैं बाद में करूँगा, आखिरी चरण में हम जब जाएँगे। पुस्तक का नाम मैं बता दूँ कि उसका नाम है मोदी अगेन, व्हाई मोदी इज़ राइट फॉर इंडिया एन एक्स कम्युनिस्ट्स मैनिफेस्टो। यानी एक पूर्व मार्क्सवादी की नज़र से मोदी भारत के लिए क्यों ज़रूरी हैं। आप समझिए कि किताब का नाम कुछ अर्थ ऐसा-सा होगा। लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं बाबर पर और इस पुस्तक की भूमिका में बहुत सारे तथ्यों का खुलासा करते हैं आभास। जैसे मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में जो पहला सवाल आया वो मुझे लगा कि अ, हम अभी तक मुग़ल सल्तनत कहते हैं, जो दिल्ली पर सत्ता बाबर, हुमायूँ उनके बाद के लोगों की, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, अकबर,
आभास कहते हैं कि ये मुगल शासक वंश नहीं है, बल्कि ये तैमूर वंश है। आभास जी, शुरुआत यहीं से करेंगे। बिल्कुल। पहले तो ये बताइए कि ये जो बाबर द चेस बोर्ड किंग है, इससे आप कहना क्या चाहते हैं? ये शतरंज का राजा औरंगजेब, आपने पहले तो ये इस्टेब्लिश किया है। पहला हिस्सा मेरे सवाल का ये है कि आपने इस किताब का नाम यह क्यों दिया? और दूसरा सवाल मेरा है कि ये जो तैमूर और मुगल वाला मामला है, ये है क्या दरअसल? बहुत-बहुत धन्यवाद जय जी मुझे यहाँ लाने के लिए और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत सारे तथ्यों को निकाल कर के लेकर के आएँगे। पुस्तक से भी और कुछ बातें पुस्तकों के परे भी होंगी जो हम करेंगे। और जहाँ तक इसके सबटाइटल की बात है बाबर द चेस बोर्ड किंग या शतरंज का बादशाह अगर जी, उसी भाषा में बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉनोटेशन है जो लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट भी करेगा। कई बार क्या हुआ लोगों को ऐसा लगा कि शायद मैं बाबर को बहुत ही ज़्यादा हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोगों के मन में ऐसा विचार आया कि शायद भारत अब मुग़ल शासकों को फिर से एक बहुत अच्छा ड्यू देने वाला है। तो सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे पोस्ट आए, कुछ भारत के बाहर के लोगों ने भी लिखा कि अब मुग़ल शासकों को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। फिर मेरे मन में ये चला कि ना मैंने ये कोशिश किया कि मैं बाबर को महान बनाऊँ, ना मैंने ये कोशिश किया कि बाबर को मैं नीचा दिखाऊँ। मेरी कोशिश ये थी कि बाबर का जिस तरह का रूप था, मैं उस तरह से लोगों के सामने लेकर के आऊँ। और सबटाइटल जो भी जब भी किसी पुस्तक का होता है, उसका उद्देश्य ये रहता है कि वो कहीं न कहीं पुस्तक को एक पुस्तक एक सारांश के रूप में उभर कर के आ जाए। सबटाइटल एक समरी का भी समरी है। जी। तो चेसबोर्ड किंग या शतरंज का बादशाह इसीलिए बताया है मैंने बाबर को। एक्चुअली ये टाइटल बाबर को फरिश्ता नाम के एक मुसलमान हिस्टोरियन ने दिया था, जो कि उनके हिसाब से बाबर कभी भी अपनी टेरिटरी को कंसोलिडेट नहीं कर पाता था। मतलब अपनी टेरिटरी उसके पास हमेशा एक से ज़्यादा टेरिटरी होती नहीं थी। आज उसके पास ये है तो कल ये नहीं रहेगा, कल कोई और रहेगा। और जो एक शतरंज का राजा होता है, उसका पावर सिर्फ़ एक घर आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ यही वो कर सकता है। और वो अपने प्यादों के भरोसे ही चलता है या बाकी के रानी के भरोसे या बाबर की ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही थी। और इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मुझे सबटाइटल देना ही है, तो मैं ये शतरंज का बादशाह या द चेसबोर्ड किंग ही दूँगा, क्योंकि ये बाबर के पूरे कैरेक्टर को, पूरे चरित्र को समराइज़ कर देता है। आभास जी, इससे जुड़ा एक सवाल हम लोग किताब पर अभी आएँगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस किताब को पढ़ने के दौरान मेरे दिमाग में आ रहे थे। और आज आप आए हैं साहित्य तक के स्टूडियो में, तो उन बिंदुओं को छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि हाँ, दर्शकों को पता होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके आज जो लेखन का क्षेत्र है, वह बड़ा अलग-अलग विषयों पर है। बाबर ही क्यों? हुँ। तो मैं उस पार्ट को भी पूरा कर देता हूँ, जो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि मुगल और तैमूर के बारे में भी आपने पूछा जी, था। तो और वो इससे बिल्कुल रिलेटेड है कि मैंने ये टाइटल क्यों चुना। जी, तो ये मुगल राजवंश जो है, वो कहीं न कहीं हर भारतीय के अंदर किसी न किसी तरह से निकल कर के आ ही जाता है। अगर हालाँकि मेरे पिताजी खुद इतिहासकार हैं। लेकिन उनके अलावा भी अगर मैं अपने चाचा से पूछूँगा या और भी लोगों से जो मेरे ऊपर के जनरेशन के लोग हैं, तो उनके दिमाग में भी मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बैठा हुआ है। उसका कारण एक तो है मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म, और उस वजह से क्योंकि वो फ़िल्म काफ़ी पॉपुलर हुई थी और उसका जो इम्पैक्ट था पूरे भारतीय वर्ग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। तो उस वजह से ये जो मुगल साम्राज्य पूरी साइकी में बैठ गया था। लोग कई बार एनसीईआरटी की पुस्तकों को ब्लेम करना चाहते हैं कि उसी की वजह से शायद मुगलों के बारे में इतनी बात होती है। लेकिन जिस तरह से फ़िल्में भी बनती थी, क्योंकि फ़िल्में जो होती हैं वो
सोसाइटी को दोनों तरह से कनेक्ट करती है। एक तरफ से वो सोसाइटी की इमेज दिखाने के लिए होती हैं और कहीं न कहीं वो एक सोसाइटी के ऊपर एक इमेज सुपर इम्पोज़ भी करती हैं कि और सोसाइटी कई बार उस इमेज को अपने ऊपर डालने की कोशिश करता है। तो शायद मुग़ल-ए आज़म की वजह से वो भी हुआ था और इस वजह से वो सभी के साइके में बैठा हुआ था। लेकिन जब मैं 4 वर्ष का था, उस वक़्त बाबरी विध्वंस हुआ था। ये 1992 की बात है और वो सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और इसलिए बच्चे फ़ोन में नहीं रहते थे। बच्चे हमेशा चाचा-चाची, आस-पास के जो लोग हैं, उनके बातों को सुनते थे और जो 4, 5, 6, 7, 8 साल की जो बातें आपने सुनी होगी, वो आपके दिमाग में रह जाती हैं। वो हमें आपको अभी भी याद होगा कि कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, वो बचपन की, छुटपन की, जो हमेशा आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होती है। और जिस शहर से मैं आता हूँ, जो मेरा होम टाउन है हज़ारीबाग, झारखंड में, वो रिलिजियसली काफ़ी वोलेटाइल है। वहाँ पे रामनवमी के समय हमेशा कुछ न कुछ हो जाएगा, कुछ हालात थोड़े बिगड़ से जाते थे। और जब बाबरी विध्वंस हुआ तो लोगों के अलग-अलग तरह के ओपिनियन आने लगे और अभी भी हम देखते हैं, अभी भी अगर सिर्फ़ गलती से अगर कुछ इंसिडेंट्स उससे रिलेटेड हो गया, पॉलिटिकल हो चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, तो न्यूज़ से लेकर के हर कुछ उसको कवर करना चाहता है। और हज़ारीबाग ऐसा जगह जहाँ पे रामनवमी के समय में हमेशा कुछ न कुछ होता है और ये राम मंदिर से रिलेटेड मैटर था, तो ओपिनियंस बन रहे थे। तो जो मैंने बाबर के बारे में उस वक़्त सुना, उससे मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक बहुत ही विध्वंसकारी, बड़ा ही दुष्ट प्राणी था, जो भारत में आया और उसने तो वो उस तरह बैठ गया। उसके बाद जब आगे मैं बढ़ा स्टैंडर्ड 9-10 वगैरह की रादर स्टैंडर्ड 7-8 जब इतिहास में मुगलों के बारे में बताया गया, तो मुगलों के बारे में ये सत्य है कि इलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, विजयनगर की बात होती है लेकिन उतनी इलैबोरेशन में बात नहीं होती है जितनी मुगल साम्राज्य की होती है। तो और उसके बाद मैं आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने गया। तो आर्किटेक्चर की पढ़ाई के समय में जब भारतीय आर्किटेक्चर की बात आती है या भारतीय वास्तुकला की, तो उस समय आपको मुगल आर्किटेक्चर ही दिखाया जाता है। मतलब भारतीय आर्किटेक्चर का कोई ग्रैंड फॉर्म है तो मुगल आर्किटेक्चर ही है। तो ये जो 3 स्टेजेस थे, वो कहीं न कहीं इसको मेरे अंदर बिठा चुके थे। लेकिन जब मैंने इतिहास को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना शुरू किया, शायद हम इसके बारे में बाद में चर्चा करें कैसे मैंने ऑब्जेक्टिवली पढ़ना शुरू किया। लेकिन ये जो पड़ाव था जब मैं ऑब्जेक्टिवली पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा नज़र आने लगा कि इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमको गलत पढ़ाई गई हैं, जो सही नहीं थी। और वहाँ पे मैंने ये देखा कि जो साम्राज्य को मैं इतना महान समझ रहा था, महान कहने का मतलब ये है जिसने हमको बहुत ही समृद्ध बनाया, भारत को बहुत समृद्ध बनाया, भारत को वास्तुकला दिया या फिर भारत को खान-पान, तहज़ीब सिखाया जैसा हम बोलते हैं। लेकिन जो इमेज निकलना शुरू हुआ प्राइमरी सोर्सेज़ से वो बिल्कुल उसके परे था, बिल्कुल उससे मैच नहीं कर रहा था। और इनफैक्ट इंडिया टुडे की ही फोरम पे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे तेजस्वी सूर्या ने एक बार बात कही थी कि उन्होंने अकबर को क्रिटिसाइज़ किया था और जब अकबर को क्रिटिसाइज़ किया था तो उसके बाद ये बात तूल पकड़ ली कि ऐसे कैसे, तो उसके बाद बहुत सारे मीम भी सर्कुलेट हुए थे। एक मीम था कि उस काल में हमारी जीडीपी शेयर जो थी वो 25% थी भारत की। तो हम उनको ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने भारत को का नुकसान किया है। मैंने वो सोर्स देखा जो वहाँ पे बताया गया था। सोर्स था एंगस मैडिसन। तो मैंने जब एंगस मैडिसन की पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, तो वहाँ मैंने देखा हाँ, भारत का जो जीडीपी शेयर था वो मुगल काल में 25% के आसपास था, लेकिन उससे पहले 1000 सी में 1000 एडी में वो 28% था। 1 एडी में 32% था। तो हम डिटोरिएट करते गए और जीडीपी पर कैपिटा जो है ग्रोथ, वो इस मुगल काल में पूरा नेगेटिव था। तो अगर आपका जीडीपी शेयर कांस्टेंट है 25%, मतलब सल्तनत में इतने पैसे हैं, लेकिन लोगों की जो कमाई है वो घटते जा रही है, वो नेगेटिव है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि लोग समृद्ध नहीं हो रहे थे, सल्तनत में कॉन्स्टेंटली पैसे भरे जा रहे थे। तो फिर मैंने ये अनाउंस किया सोशल मीडिया पे कि मैं मुगलों के बारे में लिखूँगा और कहानी शुरू हुई बाबर से, क्योंकि वो था ही। और जब मेरा हाइपोथेसिस ये था कि मुझे मुगल के ऊपर हिस्ट्री लिखनी है,
लेकिन जब मैंने हाइपोथेसिस को क्लोज़ किया, जब ये थ्योरम में परिवर्तित हो गया, हाइपोथेसिस से आगे जा कर के थियरी बन गया, तो उसका रिज़ल्ट ये निकला कि वो मुगल साम्राज्य था ही नहीं, वो तैमूरिया साम्राज्य था, नेस्ले तैमूर था। और ये मेरे लिए भी अचंभा करने वाली बात थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा पहले सुना नहीं था। और उसकी कहानी ऐसे जाती है कि बाबर खुद को तैमूर के लीनिएज से कनेक्ट करता था। और बाबर की जो माँ का साइड है, वो आता है चंगेज़ खान के फैमिली से, और जो पिता का साइड है, वो आ रहा है तैमूर के साइड से। तैमूर के साइड आने की वजह से बाबर में बहुत सारी जो कैरेक्टर्स थे तैमूर की, वो भी आती हैं। लेकिन अब इससे पहले कि हम मुगल और तैमूरिया के बारे में फ़र्क को समझें, ये समझना ज़रूरी है तैमूर और चंगेज़ में क्या फ़र्क था, क्योंकि वहाँ से वो शुरुआत हो जाती है। तो ये जो चंगेज़ खान खान का सल्तनत था, या फिर जो उसका एम्पायर था, वो मंगोल सल्तनत कहलाता था, या मुगलिस्तान था वो, जो जहाँ पे वो रहते थे। और वो लोग प्रॉपर एक सेक्युलर स्टेट थे। सेक्युलर स्टेट का मतलब आज जो हम तरह-तरह के डेफिनेशन दे देते हैं कि सारे रिलीजन्स को सेम ट्रीट करना, नहीं। जो प्रॉपर डेफिनेशन सेक्युलरिज्म का है, जो वेस्ट से आ रहा है, सेपरेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। मंगोल सल्तनत में रिलीजन इंटरफेयर नहीं करता था स्टेट अफेयर में, स्टेट अफेयर। तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो भी रिलीजन है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, और स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, और आपको अपने रिलीजन को बाहर लेकर के नहीं आना है। तो चंगेज़ खान के साम्राज्य में मुसलमान भी उतने ही खुश थे जितने क्रिश्चियन थे, जितने ज्यूज़ थे, और जो पेगन थे वो भी। और चंगेज़ खान मुसलमान नहीं था, वो एक पेगन था, और तेंगरी बुद्धिज़्म कई बार उसको बुलाते हैं, तेंगरिज़्म, इस तरह का रिलीजन, तो स्काई गॉड की पूजा करते थे वो लोग। और उसकी सेक्युलरिज़्म इस हद तक थी कि जब वो लोगों को उसने भी बहुत विनाश किया है, उन्होंने बहुत हत्याएँ की हैं, जेनोसाइड किया है, लेकिन जेनोसाइड रिलीजन के नाम पे नहीं होता था। जेनोसाइड का अर्थ ये था कि अगर तुम मेरे शत्रु हो तो मारे जाओगे। और हम हालाँकि ये जानते हैं कि चंगेज़ खान ने मुसलमानों को बहुत मारा था और बहुत प्रोसिक्यूट किया था, लेकिन सत्य ये है कि चंगेज़ खान को डिफेंडर ऑफ रिलीजन का टाइटल भी कुछ मुसलमानों ने दिया था, क्योंकि चंगेज़ ने कुछ मुसलमानों को बचाया भी था। इससे ये साबित होता है कि चंगेज़ को रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं था, चंगेज़ को अपने दुश्मनों से प्रॉब्लम था। लेकिन बाद में जब चंगेज़ खान की डायनेस्टी आगे बढ़ती है, तो पहला कन्वर्जन जो होता है वो है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के समय में, या पोतों के समय में। एक है बरके खान और दूसरा है हेलगू खान। हेलगू खान वो खान है जो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर चुका है ऑलमोस्ट। बगदाद ख़त्म हो चुका है, कैलिफ मारे जा चुके हैं, और पूरे वर्ल्ड में ये माना जा रहा है कि अब इस्लामिक रेंज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इट विल नॉट एग्जिस्ट, और लिटरली ये सब रिकॉर्ड में है, ये सब कोई बनी-बनाई बात नहीं है, वो एग्ज़ैक्टली रिकॉर्ड से आ रही है। अब ये जो बरके खान है, जो दूसरा पोता है चंगेज़ का, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है एक सूफ़ी के थ्रू। जब वो वापस एक अपने ट्रैवल से आता है घर, तो वो देखता है हेलगू खान ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर दिया है। अब वो मेसोपोटामिया की तरफ जाने वाला है, वो इजिप्ट की तरफ जाने वाला है और भी डिस्ट्रक्शन करने के लिए, और ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि इस्लाम विल बी वाइप्ड आउट। ऐसे में बरके खान अपने जो पिता हैं जोची खान, जो कि चंगेज़ का बेटा है, उसको बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो जो सबसे जो फाइनल दीन है, जो फाइनल रिलीजन है, उसका डिस्ट्रक्शन मेरा भाई कैसे कर सकता है? और मेरे परिवार से तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। तो उसको समझाते हैं उसके पिता, उसको उसके बड़े भाई एक और हैं, मोरके खान, वो भी समझाते हैं कि नहीं, मंगोल कभी एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाते हैं रिलीजन के नाम पे। लेकिन बरके मानता नहीं है, बरके बैटल में जाता है हेलगू खान के विरुद्ध, और उस युद्ध में हेलगू खान हार जाता है। और उसके बाद जो इतिहास एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो बिल्कुल फ्लिप साइड हो जाता है, और मंगोल सल्तनत पूरी तरह से इस्लाम में कन्वर्ट हो चुका है। उसके साथ-साथ उनके इनटॉलरेशन वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ हो गया है, और ये सब रिटन रिकॉर्ड से आ रहे हैं। अब चंगेज़ खान और तैमूर के कॉमन एंसेस्टर हैं जिनका नाम है तुमने खान। 5वें जनरेशन में चंगेज़ है और 10वें जनरेशन में तैमूर है।
और तैमूर जब जन्मा है तब तक सब कोई मुसलमान हो चुके हैं, लेकिन तैमूर बहुत हद तक पर्शियन कल्चर को फॉलो करता है और उसको मंगोल कल्चर को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ही इज़ वेरी रिलीजियसली फैनेटिक। और जिसके बारे में हमको उनके बायोग्राफर याज़दी से पता चलता है। याज़दी उनके बायोग्राफी में लिखते हैं, जो उसके कोर्ट हिस्टोरियन है, कि तैमूर के जीवन का सबसे जो परम उद्देश्य है वो है पूरे विश्व का इस्लामीकरण, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद ने इंस्ट्रक्ट किया है। और इनफैक्ट बायोग्राफर हमको ये भी बताता है कि जब भी उसका युद्ध पॉलीथीस से होता था या फिर पेगन्स के विरुद्ध होता था, तो वो लिटरली होली बुक से रिकमेंडेशन ले कैसे उनको ट्रीट करना है वो करता था। और ये बात आज की मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ये सब बात याज़दी के बायोग्राफी से आ रहा है। अब जब उसने, और उसके 2 एस्पिरेशन थे तैमूर के। उसका पहला एस्पिरेशन था, उसको खान बनना है। खान मतलब, खान एक मुसलमान सरनेम नहीं है, खान एक टाइटल है जो मंगोल्स का होता था, मतलब द लीडर या द किंग के समान। और उसका दूसरा सपना या एस्पिरेशन है कि उसको खलीफा भी बनना है। अब खलीफा वो बन नहीं सकता, क्योंकि खलीफा बनने के लिए भी एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है। और साथ ही साथ वो खान बन नहीं सकता क्योंकि चंगेज़ के फैमिली में बॉन्ड नहीं है। अब उस पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो पहला प्रॉब्लम खलीफा बनने का है, वो एक मिथ प्रोपेगेट करता है अपने रीजन में कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, आई एम ऑलमोस्ट लाइक प्रॉफिट, आई एम ऑर्डन्ड बाय द गॉड टू रूल यू, और मुझे एज अ प्रॉफिट मानो। जब तैमूर ऐसी बात फैलाता है तो, और मिडिल एजेस में ऐसा होता था कि राजा की बात लोग मान जाते थे। आज ऐसा हो गया कि किताब में ये लिखा है वो फॉलो, बट उस समय माहौल थोड़ा अलग था। राजा की बात या जो आपका अमीर है, लीडर है, उसकी बात लोग मानते थे। इट्स अ ट्राइबल रूल, आप उसको फॉलो करेंगे। वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू खलीफा हो गया अपने रीजन में। खानशिप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, चंगेज के घर में शादी करता है और बन जाता है उनका दामाद, और खुद को टाइटल देता है गुरखानिया। गुरखानिया का मतलब है मंगोल शब्द में दामाद। और फिर उसने एक एम्पायर एस्टैब्लिश किया, साम्राज्य एस्टैब्लिश किया, जिसका नाम उसने रखा तैमूर या गुरखानिया। और तैमूर के लीनियज से ही आगे बढ़ कर के नीचे आते गए, और उसमें अबू सईद मिर्ज़ा के बाद बाबर आते हैं, और ऐसे करके उसकी लीनियज आगे बढ़ती है। तो बाबर ने भी जो एम्पायर एस्टैब्लिश किया बाबरनामा के हिसाब से, उस एम्पायर का नाम था तैमूरिया गुरखानिया। और मंगोल वो लोग हैं जो चंगेज़ के लीनिएज में आ रहे हैं। और बाबरनामा जो कि उसकी खुद की डायरी है या जर्नल है, वहाँ पे बाबर ने मुगलों को काफ़ी गाली दिया है और उनको अच्छे लाइट में वो प्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है मुगल का जिक्र नहीं है, लेकिन बहुत ही खराब वे में है, और वो खुद को मुगल नहीं मानता था। तो आप ये मानते हैं कि मुग़ल आज़म और एनसीईआरटी की किताबों में आपने इसमें ज़िक्र किया है कि अंग्रेज़ों के समय में हमारा ये जो इतिहास लिखा गया उसमें शायद कुछ गड़बड़ी थी और आज़ादी के बाद उसको सुधारा नहीं गया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अ, उस पर ध्यान नहीं दिया। शायद उनके पास प्राथमिकता के तौर पर कुछ दूसरे काम ज़्यादा थे, देश आज़ाद हुआ था, तो दूसरी चीज़ें थी और इसलिए उन्होंने इस पार्ट को अ, एक सर्टेन लोगों को दिया जिन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को लिखा होगा। चूँकि आप पूर्व मार्क्सवादी रहे हैं, कम्युनिस्ट रहे हैं, तो आपको शायद इस तरह से चीज़ों को देखने की में भी आप नज़दीक से देख पाए होंगे। आपने अशोक से जुड़ी हुई सम्राट अशोक से जुड़ी हुई बात भी किताब में लिखी है, कलिंग से संबंधित, और आपने कहा है कि मैं ये एक बहुत छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ कि सामान्य तौर पर ये धारणा है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जबकि सच्चाई ये है कि वो पहले बौद्ध था ही जब कलिंग पर आक्रमण किया था। और आपका कहना ये है कि ऐसी हज़ारों गलतियाँ जो है इतिहास में जब हम जाएँगे तो मिलेंगी। किताब में आप ये बात भी कहते हैं कि जितने भी आक्रमणकारी थे भारत पे, जिनको हम महान आक्रमणकारी कहते हैं, यहाँ तक कि अंग्रेज़ भी भारत आने का कारण कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था। सबके कारण के पीछे, आक्रमण के पीछे अर्थ सबसे बड़ा कारण था। हम ये मानते हैं, या जो
सामान्य तौर पर धारणा है कि भारत में इस्लाम और दूसरे जो धर्म है, आपने रेल का भी उदाहरण दिया है कि रेल का बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन इसलिए बनाई क्योंकि वो देश को जोड़ना चाहते थे। एक और आपने सवाल किताब में उठाया कि ये जो हिंदुस्तान शब्द है जिसको हम कहते हैं कि हिंदुस्तान बना, ये बाबर के समय में भी हिंदुस्तान था और वो हिंदुस्तान दूसरे आक्रमण तक आप बात करते हैं और आप मैं अगर गलत नहीं हूँ तो इस किताब का और भी हिस्सा आएगा, आने वाला है। जी। आपने पहले खंड में जहाँ तक बात की है, हम लोग चूँकि उसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये इतिहास में जो इतनी सारी गड़बड़ियाँ हैं, ये क्या कभी सुधारी जा सकेंगी? कभी ऐसा संभव है? क्योंकि अब आप जो लिखेंगे, उसको ये माना जाएगा कि भाई ये एजेंडे के तहत लिखा जा रहा है। आप सोशल मीडिया पर आपके बहुत लाख से ऊपर फॉलोअर हैं एक्स पे। उसमें भी मैं देख रहा था टिप्पणी वगैरह, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे तर्क। तथ्य कैसे सामने आए, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? और दूसरा ये है कि ये जो बाबर पर आपने किताब लिखी है, लेकिन अ, अयोध्या एक बड़ा बिंदु रहा है जिसने 4 वर्ष की उम्र में आपके दिमाग पर वह असर डाला कि आप कीन हुए कि धीरे-धीरे मुझे जानना चाहिए। क्या बाबर के समय में इन बातों का कोई उल्लेख है, खुद उनके जीवन काल में? राम मंदिर के बारे में हाँ। बाबरनामा में नहीं है। और इनफैक्ट जो इसका सीक्वल आने वाली है, जो आगे उसमें एक चैप्टर मैंने पूरी तरह से राम मंदिर पे भी डेडिकेट किया है, क्योंकि ये मैटर बहुत ही इमोशनल हो जाता है कई बार लोगों के लिए। क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है कि आपको जिस तरह से घुट्टी पिलाई गई है, चाहे वो किसी भी विंग से लोग अपने आप को मिलाना चाहें, वो उससे लोग इतने इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और उदाहरण के तौर पे मैं जैसे ये बताना चाहूँ कि एक वो दौर था जब मैं मार्क्सवादी हो गया था, और मुझे ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि शायद श्री राम धरती पे नहीं चले थे जैसा हमें बताया गया है। तो मुझे चोट भी पहुँचा, मुझे बुरा लगा कि अब तक जो मैं मानता आया हूँ वो कैसे गलत हो गया। ऐसा मुझे लगा कि एक शॉक की तरह था, और उस वक़्त मेरी उम्र 15-16 साल की थी। अब जो कोई एक बात है जिसको लोग एक तथ्य की तरह 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी बिता लिए हैं, और उनको और उसके बाद अगर कोई आकर के बोलता है कि ये ऐसे एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है, तो उनको भी बिल्कुल झटका लगेगा, क्योंकि इतिहास या फिर जो हमारा पास्ट की जो कहानियाँ हैं, वो मुझसे बहुत रिलेट करते हैं। हम वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाती है। वैसे तो देखेंगे कि तो पहले के कंकालों को उखाड़ने में किसको क्या मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हमारी ज़िंदगी चल रही है, सब कुछ अच्छे से है। लेकिन उसके साथ-साथ हम इतने उससे कनेक्टेड होते हैं, और वो हमारे फ्यूचर को ऐसे बिल्ड करता है, क्योंकि आज हम जिस तरह से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ आवर पास्ट। और जो कल्चरल कॉन्शसनेस है और जो सिविलाइजेशनल कॉन्शसनेस है, उसी के बेस पे हम आगे जा कर के अपना फ्यूचर भी बिल्ड करेंगे। क्योंकि अगर सिविलाइजेशनल कॉन्शसनेस नहीं होगा, तो उस तरह से कैसे लोग मथुरा को बार-बार डिफेंड करते रहे, बार-बार गिराया जाता था, लेकिन बार-बार काशी, बार-बार गिराया गया, लेकिन बार-बार उसको लोग डिफेंड करते गए, बिकॉज़ एक कल्चरल कॉन्शसनेस थी। और अगर आपकी कल्चर आइडेंटिटी नहीं रहती, तो कुछ नहीं रहता है। उसी तरह से इतिहास के ये जो पन्ने हैं, जैसे हम बाबर की बात कर रहे थे, एक ये मान्यता है कि बाबर ने वहाँ मस्जिद बनाया, या कई बार लोग बोलते हैं मीर बाकी ने बनाया, जो कि उसके जनरल थे। लेकिन बाबरनामा में इसका बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं आता है। और कई बार लोग ये बोलते हैं कि उस फ़ेज़ में बाबर अपनी डायरी लिख नहीं रहा था, या पेजेज़ मिसिंग हैं। इस वजह से हमको पता नहीं है, नहीं तो वो लिख देता। लेकिन ये बात भी गलत है, क्योंकि
इसका बहुत ही अच्छा एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट ने भी किया था। जो सुप्रीम कोर्ट का जो 1000 पेज का जो पूरा रिकॉर्ड है, जहाँ पे उन्होंने पूरे मैटर को अच्छे से इलैबोरेट किया है, वहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन का ज़िक्र होता है, यहाँ पे मीर बाकी ने गिराया करके एक इंस्क्रिप्शन पाया गया था। और वो इंस्क्रिप्शन का हवाला क्या है कि उसको जब वो 1934 वगैरह के आसपास जब वो गिराए जाए, कुछ 1934 के आसपास किसी ने उसको इंक से या किससे उसको इम्प्रेशन लेकर के वो रख लिया था इंस्क्रिप्शन। उस रिकॉर्ड के हिसाब से वो इंस्क्रिप्शन, और वो ये बताया जाता है कि वो इंस्क्रिप्शन 18 सेंचुरी वगैरह के आसपास का था। तो पहली बात, आपके पास जो सोर्स है उस इंस्क्रिप्शन की अभी जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसने उसको वो इंक से या कुछ किसी तरह से करके कलेक्ट कर लिया था, वो हुआ है 20th सेंचुरी में। वो एक टर्शरी सोर्स है। वो बता रहा है वो इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करता था, आपने कभी उस इंस्क्रिप्शन को देखा नहीं है। तो जब एन.एच. बेब्रिज सुजान, जो कि बाबरनामा के एक ट्रांसलेटर है, उसने इस बारे में पड़ताल की थी, और वहाँ के मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश एरा में अवध के जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने भेजा डिटेल और बताया कि हाँ, ये इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट करता है। लेकिन उस इंस्क्रिप्शन को आज तक इंस्क्राइब्ड फॉर्म में किसी ने भी नहीं देखा है। और जहाँ तक बात प्राइमरी सोर्सेज की आती है, हमारे पास एक भी प्राइमरी सोर्स नहीं है उस बात को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो लेकिन हाँ, मंदिर तो बिल्कुल एग्जिस्ट करता था, इस बात में कोई डिनाई नहीं कर सकता है, क्योंकि अवशेष मिले हैं, और वहाँ पे जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था उसके नीचे मंदिरों के आर्किटेक्चर के बेस पे पिलर मिले। देयर वर लॉट ऑफ एविडेंसेस, बहुत सारे एविडेंसेस ये थे। जो हिंदुस्तान की बात आपने कही है कि बाबर के समय में हिंदुस्तान पर चढ़ाई करना चाहता था, नॉर्मली ये मान्यता रही है कि हम बाबर को आक्रांता के तौर पर देखते हैं। आपकी किताब में उसके दूसरे अभियान तक की बात है कि वो भारत पर, उसकी इच्छा थी कि भारत पर वो कब्जा करे। आपने काबुल पर उसकी विजय की बात कही, और आपने अभी बातचीत में कहा कि वो ऐसा सम्राट कहें, राजा कहें, राजा तो था, अगर किंगडम बना लिया था तो जिसके पास कभी भी एक राज्य में वह स्थिर नहीं रह सका। हम्म, और उसके बाद उसकी पीढ़ी ने लगभग 300 सालों तक, हाँ, अगर बहुत मैं गलत नहीं हूँ तो अंग्रेजों के शासन काल से बहादुर शाह जफर मान सकते भले हैं। ही उस स्थिति में नहीं थे, लेकिन नाम के हाँ। राजा तो हम्म, थे ही दिल्ली पर। जी। तो उतने सालों तक, मतलब 200 साल से अधिक समय तक उसकी संतानों ने राज्य किया। क्या पाते हैं दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे उनकी क्या वजहें रही होंगी? और एक जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हम लोगों की बातचीत में था कि बाबर अपने को अ, अ, चंगेज खान तो चलिए, और तैमूर तो चंगेज खान से जोड़ के दोनों तरफ देख रहा था कि हमको खलीफा भी बनना है और मैं ये भी बन जाऊं। मुगलों को गाली देने की भी बात थी। बाबर क्या अपने को मुगल मानता था या नहीं मानता था? नहीं। नहीं मानता था। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि मुगल साम्राज्य जिसको हम कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ फिल्म और अंग्रेजों की देन है। बिल्कुल, और उसका वो इसलिए हुआ था, उसको भी मैंने बहुत, इनफैक्ट जब मैंने ये पुस्तक ख़त्म कर ली तो और भी जब मैंने स्टडी की बाद में सीक्वल को लेकर के, और एक सीक्रेट बुक ऑफ मंगोल्स है, जो मंगोल इतिहास के बारे में इकलौता हमारे पास बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसको मैं पढ़ रहा था, और सारी चीज़ को जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने ये पाया कि ये जो 16वीं सदी का दौर था, उस वक्त रेसिज्म पिक कर चुका था यूरोप में। तो यूरोप में लोग किसी की भी आइडेंटिटी को रेस से कनेक्ट करके देखते थे। अगर बाबर खुद को मान भी रहा है कि वो मुगल नहीं मान रहा है, लेकिन रेस से या फिर एथनिसिटी से वो तो मंगोली है, क्योंकि कॉमन इंसेस्टर है, मुगलिस्तान से ही वो आ रहा है। सो जब यूरोपियंस ने इनके बारे में लेखन शुरू किया, तो उन्होंने इनको हमेशा मंगोल ही बुलाया, और हम लोगों ने क्या किया, उसको एग्जैक्टली वैसे के वैसे अडॉप्ट कर लिया।
वो अपने किताब में बोल रहा है मैं मुगल नहीं हूँ, लेकिन हमने ब्रिटिशर्स या फिर पुर्तगीज़ इन लोगों को ब्लाइंडली फ़ॉलो कर लिया। और दूसरा एक पॉइंट ये था, ये जानकर के लोगों को बहुत अचंभा होगा कि 19वीं सदी में जब कॉलोनाइज़ेशन बहुत पीक पे था, हर जगह पे चल रही थी और बहुत सारे एनलाइटमेंट के आइडिया भी आ चुके थे, लिबरलिज़्म एक्सेट्रा वगैरह, वगैरह। उस वक़्त चंगेज़ खान को रोल मॉडल समझती थी यूरोपियन वर्ल्ड। इनफैक्ट जो वोल्टायर हैं, जिनको हम अक्सर कोट किया करते हैं लिबरलिज़्म के लिए, उनके जो गुरु हैं डॉक्टर लॉक का कंपैरिज़न गिब्बन बोल के एक हिस्टोरियन है, जिन्होंने रोमन हिस्ट्री पे बहुत अच्छा काम किया है, ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर लॉक इज़ इक्विवेलेंट टू चंगेज़ खान। मतलब यूरोप को एग्रेसिव होना है और सेक्युलरिज्म फॉलो करना है उस पीरियड से, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश शासन को भी देखेंगे, उसने बहुत हद तक रिलीजन को थोड़ा दूर रखने का कोशिश किया। जैसे मिशनरीज के ऊपर बहुत सारे क्लैम्प करते थे वो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी आसानी से उनको ऑपरेट नहीं करने दिया। बाद में जब 1858 का जो संग्राम हुआ, उसमें जब रिलीजियस एंगल आ गए, तो 1858 में ये बात की गई, जब क्वीन ने टेक ओवर किया, कि रिलीजन विल नॉट बी ब्रॉट इनटू द पिक्चर वगैरह। तो उन्होंने सेक्युलरिज्म का एक फसाड हमेशा यूज़ किया और एग्रेसिव रहते थे। तो चंगेज़ खान एक बहुत बड़ा रोल मॉडल था यूरोप के लिए। और तैमूर से वो लोग नफरत करते थे, क्योंकि तैमूर का एक फैनेटिसिज्म वो दिख कर के आता था। तो कई बार मुझे ये भी लगता है कि जब आप ये बोलते हैं कि बाबर मुगल था, तो दैट इज़ वेयर द सेक्युलराइजेशन ऑफ दीज़ पीपल, इनका सेक्युलराइजेशन शुरू हो जाता है, उनको पेंट करना कि दे वो ज़्यादा चंगेज़ की तरफ है, ना कि अगर आप तैमूर की कहानी पढ़ेंगे, तो तैमूर की जो बायोग्राफी है, सिर्फ़ खून, कत्ले-आम और रिलीजियस फैनेटिज़्म ही भरी हुई है। जो लोगों को मार रहा है ऑन बेस ऑफ होली बुक, तो वो तो आप। आपकी किताब में एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं चलिए आप ही का नाम लेता हूँ कि तैमूर वंश मैं मान लेता हूँ बाबर को, और वहाँ बहादुर शाह जफर तक आता हूँ। इसको पढ़ते समय ये लगता है कि औरंगज़ेब, बाबर, हुमायूं, इन लोगों की तुलना में शाहजहां अधिक क्रूर शासक था। हुँ, आपने ताजमहल का जिक्र किया और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे लोगों से आपका तर्क हुआ है। इस किताब में भी आपने उसका विस्तार से जिक्र किया। मैं चाहूँगा कि ये ऐसा, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो शायद ऐसा ही कुछ आप कहना चाहते हो कि शाहजहाँ को की जो छवि दिखती है ताजमहल को लेकर, दरअसल वो वास्तविक छवि ऐसी नहीं है। अ, उनकी तुलना में आप बाबर और दूसरे लोगों को ज़्यादा बेहतर पाते हो। हुँ। मैं चाहूँगा इसके बारे में ज़रा, ये क्योंकि ये एक बड़ा बर्निंग विषय है। ताजमहल अ, अभी भी मतलब सौंदर्य का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक और पता नहीं क्या-क्या हम आश्चर्य के रूप में देखते हैं। उसकी वाक़ई सच्चाई क्या है? तो क्योंकि मैं खुद एक आर्किटेक्ट हूँ, तो ताज मुझे हमेशा सुंदर लगा। अभी भी मानता हूँ सौंदर्य का तो प्रतीक है ही। शायद उसकी तुलना में उससे बहुत ही बेहतर बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो अपने आप में एक सुंदर पीस है। और अगर मैं बचपन को याद करूँ, तो ऐसा होता था कि अगर दिल्ली आए हो तो आगरा जाना ही है, और ताजमहल के सामने वो कोडैक के कैमरा से फ़ोटो खिंचवानी ही है। ये एक रिचुअल होता था, शायद ये हर परिवार में था। लेकिन अ, जब मैंने ताज शाहजहाँ के बारे में पढ़ना शुरू किया, और लाहौरी जो उनके बायोग्राफर हैं, और जो डिटेल्स निकल कर के आए, उसने मुझे झकझोर दिया। मतलब 2 दिन तक मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो पढ़ा है वो सही ना हो। क्योंकि ताज जब कंस्ट्रक्ट रादर मुझे कमीशन शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कई लोग अभी भी वो तेजो महल्या वाले ये में हैं। सो मैं ना उसको खारिज करता हूँ, ना मैं उसको डिनाई करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब तक मैं प्राइमरी सोर्स तक नहीं पहुँच जाऊँगा, मैं कंक्लूड नहीं करूँगा। कुछ भी सही हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन कमीशन शब्द का प्रयोग करते हैं कि ताज को जब कमीशन किया गया 1632 के आसपास, उस वक़्त सूरत, यानी कि गुजरात, मालवा, सेंट्रल बेल्ट और दक्कन, यहाँ पे एक बहुत ही गंदा अकाल आया था। और उस अकाल में तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए थे। मतलब 75 लाख लोग तकरीबन मारे गए। और थोड़ा पर्सपेक्टिव देने के लिए सिर्फ मैंने जैसे किताब में भी एग्ज़ाम्पल दिया है,
विंस्टन चर्चिल ने जब अकाल लाया था हाँ। बंगाल में 1943 का, उसमें तकरीबन 4 मिलियन लोग मारे गए। यहाँ पे उससे दुगने लोग मारे गए हैं। और उस समय के नंबर जो काउंट किए गए होंगे, उतने प्रिसाइज़ नंबर शायद नहीं होंगे, क्योंकि उस समय का जो सिस्टम होगा वो उतना एडवांस नहीं होगा जितना 1943 में होगा। लेकिन फिर भी उसमें हम नहीं जाते हैं, बट उससे तकरीबन दुगने लोग मारे गए। चर्चिल ने अगर बंगाल का ये फ़ेमिन लाया था, तो ये जो सूरत, दक्कन, मालवा का जो फ़ेमिन था, इसको लाने वाला शाहजहाँ था। वो हुआ ऐसा कि शाहजहाँ के जो गवर्नर्स थे इन रीजन के, उन्होंने बगावत कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, और उन्होंने आदिल शाही से हाथ मिला लिया, और भी शाहजहाँ के दुश्मनों से हाथ मिलाने लगे। और ये जो पूरा बेल्ट था मालवा का स्पेशली, और गुजरात का और दक्कन का भी कुछ पार्ट, वो बहुत फर्टाइल था। और होता क्या था कि जो भी पार्ट जितना फर्टाइल है उससे उतनी रेवेन्यू उठाते थे। मालवा से तकरीबन ये लोग 53% रेवेन्यू उठाते थे। जो भी आपकी उपज है उसका 53% वो चला जाता है। अब जब उन्होंने ये देखा शाहजहाँ ने कि अब तो रेवेन्यू आने बंद हो गए, और उसको इनको सबक भी सिखाना है, अपने गवर्नर्स को जो जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसने फिर एक अपनी पूरी फौज भेजी, और उस फौज ने न सिर्फ वहाँ पे कत्लेआम किया, जितने फसल थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे पेड़ पौधे को जला दिया। पूरे घोड़े के टापों से जो मिट्टी है वो थोड़ी बंजर सी हो गई, क्योंकि जो वो पूरी प्लेसिड हो जाती है, उस पे आप कुछ सालों तक ग्रो नहीं कर सकते हैं। और जो कि डिस्ट्रक्शन हुआ क्रॉप्स का, उसके वजह से, और उस वक्त बारिश भी नहीं आई, उसके वजह से जो अकाल पड़ा उसमें तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मारे गए। और उस अकाल का हाल ऐसा था, जो आंखों देखा जो लोग वर्णन करते हैं वो बहुत ही दयनीय है। लोग ऐसा बोलते हैं कि लोग अ, बकरे के मांस के लिए कुत्ते के मांस को बार्गेन कर रहे हैं। लोग अपने बच्चे को बेच रहे हैं कि वो स्लेव बन जाएगा तो कम से कम जीवित तो रहेगा। पीटर मुंडी जो एक ट्रैवलर है, उसने आंखों देखा विवरण दिया है, पीपल आर ईटिंग फ्रॉम द एक्सक्रेटा ऑफ डेड। और भी मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत कम है, और भी भयावह एग्जाम्पल्स हैं, और ये सब एग्जाम्पल्स और ये आंखों देखा हाल लाहौरी जो शाहजहाँ का बायोग्राफर है वो भी बताता है। और जब ये अकाल में तकरीबन 7.5 मिलियन लोग मर रहे हैं और उनकी हालात ये है, और ये 1630, 32, 33 के आसपास हो रहा है। 1632 के आसपास ताज कमीशन किया गया है अपनी 14वीं बेगम के लिए, मुमताज के लिए, जिसकी मृत्यु होती है जब वो अ, मुझे अभी याद नहीं है कौन सा बच्चा था, बट इट वाज 19 ईयर ऑफ मैरिज, तकरीबन 15वां या समथिंग वाज द नंबर। और उसकी मृत्यु लेबर पेन से होती है। सो पहला बात तो मुझे यहाँ कोई प्रेम नज़र नहीं आया, क्योंकि अगर आप एक उस फीमेल की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, अगर आप वहाँ पे खुद को प्लेस करना चाहेंगे, इट वाज अ मैरिज ऑफ 19 इयर्स, एंड इट वाज 15th किड व्हिच वाज कमिंग। वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है, और वहाँ पे वो डिसाइड करता है कि ये मौसोलियम कमीशन किया जाएगा। और उसकी कीमत थी कमीशनिंग की तकरीबन 41 मिलियन या 4.8 करोड़ सिल्वर रुपया। और एक सिल्वर रुपया में कि एक एक सिल्वर रुपया में हम तकरीबन 280 किलो के आसपास चावल खरीद सकते थे। और जब अब आप इसको पर्सपेक्टिव में डालिए, 7.5 मिलियन लोग मारे गए, और यहाँ पे शाहजहाँ ने एक ताज कमीशन किया है जिसकी कीमत है 4.18 मिलियन रुपीस। और इस फेमिन के लिए उसने रिलीफ में कितना दिया था? 1 लाख रुपए। तो जब कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन बोलते हैं कि ताज हम ले जाएंगे तो क्या रह जाएगा, ताज बना मतलब वो तो भारतीयों के खून से ही बना ना, लोग मारे गए जिनसे आपने टैक्स लिया, भारतीय आर्टिजन थे, जमीन यही की, ताज तो हमारा ही है। अगर एक सवाल मेरा है कि अगर धर्म आक्रमणकारियों का मूल उद्देश्य नहीं था, तो भारत में इतनी बहुलता में इस्लाम का प्रचलन कैसे हुआ? और जो ईसाई आबादी भी यहाँ पर है, वह कैसे बढ़ी?
जी। तो इस्लाम का जो जैसे इसके ऊपर के.एस. लाल ने बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि पूरी जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सपेंशन हुआ उसकी पूरी एनालिसिस की है। और जहाँ पे उन्होंने ये भी बताया जो कि एक बात बड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी, क्योंकि विक्रम संपत ने एक लिटरेचर फेस्टिवल में बोल दिया था कि 1500 हज़ार से लेकर के 1500 के बीच में तकरीबन हमने 80 मिलियन हिंदू जानें गंवाई। या फिर मतलब कुछ स्लेव्स की तरह ले जाए गए, कुछ मारे गए, मतलब कुछ हुआ, मतलब तकरीबन। और ये उसी किताब से आ रहा है जो जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, के.एस. लाल का। तो के.एस. लाल ने इस पूरे फिनोमेनन को एनालाइज़ किया था। तो जब जो इनिशियल फेज़ ऑफ जो इस्लाम था, जिस तरह से वो स्प्रेड हो रहा था, इट वाज़ सर्टेनली बाय स्वॉर्ड, और इसमें कोई डिनायल नहीं है। क्योंकि जब आक्रमण होता था, उनको स्लेव लोगों को स्लेव की तरह ले जाया जाता था। फ़ोर्स्ड कन्वर्जन होते थे। और फ़ोर्स्ड कन्वर्शन की जहाँ तक बात होती है, उसमें आप अ, सारे बड़े-बड़े राजाओं का नाम ले सकते हैं। अब जैसे मैं बैंगलोर से आता हूँ, तो टीपू सुल्तान ने बहुत सारे फ़ोर्स्ड कन्वर्शन किए। और जो प्राइमरी सोर्स है, उनके खुद के राइटिंग में वो बता रहे हैं, वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनको रिपोर्ट भेजे जा रहे हैं कि हमने इतने सारे फ़ोर्स्ड कन्वर्शन कर लिए हैं। जहाँ पे देवर 2 चीज़ें होती थी फ़ोर्स्ड कन्वर्ट टीपू के रेन में। एक ये था कि आप फ़ोर्स्ड सर्कमसिज़न एंड मास में वो होता था, और फ़ोर्स्ड बीफ ईटिंग, और ये सब रिकॉर्ड में लिखा जा रहा है। जैसे कैलिकट गैजेटियर एक बहुत बड़ा सोर्स है, रेफ़रेंस है, जहाँ पे, और ये जो मैंने ज़िक्र किया फ़ोर्स्ड सर्कमसिज़न और फ़ोर्स्ड बीफ ईटिंग, ये 1792 के आस-पास हुआ था। नहीं तो कालीकट गैजेटियर तो अंग्रेज लिख रहे होंगे। जी, तो वो तो मान लीजिए टीपू सुल्तान उनसे युद्ध कर रहा था तो जी। उसके खिलाफ भी लिख सकते हैं। जी, हाँ, ये आप बहुत वैलिड पॉइंट बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी राइटिंग भी है ब्रिटिश की, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो मुसलमान शासक हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा विलिफ़ाई किया है, ऐसा किया है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं इतिहास को बहुत ऑब्जेक्टिवली लेना चाह रहा हूँ। लेकिन इस बात से मैं इसलिए सहमत हो जाता हूँ, क्योंकि जो टीपू को खुद जो उनके लोग रिपोर्ट भेजते थे, वो भी इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक तरफ आपने अपनी किताब में ये कहा है कि आक्रमणकारियों का उद्देश्य धर्म को फैलाना नहीं था, बल्कि आर्थिक शोषण करना था या आर्थिक आर्थिक लाभ उठाना था। हुँ, बाबर की बात करें तो वो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था और भारत पे जितने भी हमले हुए जिनकी हम बात करते हैं, चाहे वो सिकंदर से लेकर और हम आखिरी अंग्रेज़ों तक आ जाते हैं, ब्रिटिश कंपनी और साम्राज्य तक। सभी का उद्देश्य पैसा ले जाना ही था या हमारी धन संपत्ति को लूटना था। मुगल यहाँ पे या जिनको आप तैमूर कह रहे हैं, वो थोड़ा अलग इसलिए दिखते हैं कि जैसे अंग्रेज़ों को का शासन जब हटा, भारत में उन्होंने आज़ादी दी। ईस्ट इंडिया कंपनी इस उद्देश्य से मुझे नहीं लगता है कि पहली बार आई रही होगी। इतिहास में कम से कम मैंने नहीं पढ़ा है कि वो साम्राज्य स्थापित करने की नीयत से ही आए थे। लेकिन बाबर की नीयत थी साम्राज्य हुँ, स्थापित करने की। यहाँ पर मुझे लगता है कि दूसरे आक्रमणकारियों से ये जो तैमूर का जो शासन काल है या जो सल्तनत रही है साम्राज्य, ये थोड़ी अलग है। जी, इसकी क्या वजह पाते हैं कि वो लोग क्यों ऐसा सोच रहे थे कि मुझे इस इलाके में रहना है? तैमूर वंश ने यहाँ पे स्थायित्व क्यों ढूँढा? कंपनी जी, आई, ठीक है, 200 सालों में वो ब्रिटिश साम्राज्य में बदल गई, पूरे भारत को कब्जा कर लिया, लेकिन वो उसके इतिहास को अपेक्षाकृत हम लोग जानते हैं कि क्या वजहें थी, वो धीरे-धीरे बढ़ते कैसे गए बंगाल से और फिर पूरे देश में फैल गए और ठीक है, पैसे साम्राज्य भी बढ़ गया, पैसे भी आ रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन इनका तो उद्देश्य ही था हिंदुस्तान पर कब्जा करना, तो जी। उसके पीछे क्या दृष्टिकोण रहा होगा बाबर का, जो आपकी किताब में आपने इसको लिखा है कि वो लगातार दूसरे अंश में शायद और इसका और बात। डिटेल में आ रहा है वो। जी, सो जहाँ तक रिलीजियस एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं था उतना, लेकिन इनके शासनकाल में था। सो लेकिन जो ब्रिटिश की भी जो शुरुआत या कर्नेल को हम अगर देखना चाहें, जो रादर ब्रिटिश से थोड़ा इसको ब्रॉड कर दें और इसको यूरोपियन कॉलोनाइज़ेशन हम बुलाएँ,
जो बहुत पहले और क्योंकि ये तथ्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ा सेक्युलर आइडिया से चल रही थी। उनको बिज़नेस करना था, उनको अपना कंपनी एस्टैब्लिश करना था, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन जो शुरुआत होती है यूरोपियन कोलोनाइज़ेशन की, वहाँ पे ये था कि ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया गया था स्पेन और स्पेनियर्स और पुर्तगालियों के बीच में। और ये डिक्टेट बहुत ही क्लियर था कि आप जो पेपस बुल भी जिसको हम बुलाते हैं, आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पे क्रिश्चियनडम एस्टैब्लिश करोगे। और ये बहुत पहले की बात है, उसके बाद 2-3 सदियों में चीज़ें थोड़ी परिवर्तित हो गई। कुछ यूरोपियंस फिर भी जैसे पोर्तुगीज़ टिल द लेट एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करते रहे, लेकिन ब्रिटिशर्स का पर्पस थोड़ा अलग था। वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड थे अगर हम बोलना चाहें तो इस मामले में। लेकिन जब तैमूरिया और तिमुरिड्स की बात आती है, तो वो थोड़ा पहले के जो इस्लामिक आक्रांता हैं, उनसे थोड़े अलग हैं। क्योंकि जो आते थे वो लूटते थे, डिस्ट्रक्शन करते थे, मंदिर गिराते थे और वापस चले जाते थे। और दूसरा एक पहला ये कारण था कि उनको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सल्तनत यहाँ पे एस्टैब्लिश करने का उनको बेस मिल पाएगा, क्योंकि भारत भी उनके लिए अपने आप में एक बहुत ही अनोखा जगह था, जिसका एक्सपांस इतना ज़्यादा था। इतनी डाइवर्सिटी थी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म बहुत सारे चैलेंजेस थे एम्पायर को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो बाबरनामा से हमको ये पता चलता है कि उनका 2 उद्देश्य है, जो क एक पहला ये है कि एक साम्राज्य एस्टैब्लिश करना है, जो कि एक तैमूर का स्वप्न था, और दूसरा स्वप्न था कि पूरे विश्व में इस्लामीकरण करना है। अब इस्लामीकरण का जो एनालिसिस है, वो मेरा एनालिसिस है, जो कि मैं ट्रायंगुलेट करके लेकर के आया हूँ, और उसको मैंने सुपर इम्पोज़ किया कि साम्राज्य और इस्लामीकरण, यानी कि इस्लामिक साम्राज्य। अब वो मैं कैसे पहुँचा वहाँ तक, तो उसका कारण ये था, बाबर ने बाबरनामा में खुद ये बताया है कि त्रामुंताना रीजन से उससे पहले 2 आक्रांता आए, और जो 2 त्रामुंताना रीजन का मतलब है अफ़गानिस्तान के पहाड़ी इलाके या उस तरफ के रीजन। और वो जो 2 आक्रमणकारक थे, उनका नाम है गजनी और गोरी। और बाबर फिर बताता है कि तीसरा मैं हूँ। तो जो खुद को कंपेयर कर रहा है भारत में आए हुए 2 सबसे बड़े बुत शिकनों से, वो सल्तनत के न बाद, तो चंगेज खान का जिक्र करता है, न तो तैमूर लंग का। हाँ, वो बात कर रहा है गजनी और गोरी का, जिन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्ट को सबसे ज़्यादा चोट दिया है, हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को। उसका ज़िक्र करता है, और फिर एक समय ऐसा आता है जब बाबर ने ये डिसाइड किया कि उसको शराब का पान नहीं करना है, वो दीन से दूर हो रहा है, और उसने शराब की जो वो घड़े थे उसको तोड़ दिया पटक करके, और वो बोलता है कि जैसे मैंने इस शराब की प्यालियों को तोड़ा है, इसी तरह से मैं काफिरों के भगवानों को तोड़ूंगा। तो जब आप इन सब चीज़ों को ट्रायंगुलेट करते हैं, तो आपको ये एक बात पता चलती है कि उसके मन में हमेशा से ये बात थी कि उसको साम्राज्य स्टैब्लिश करना है, ये उसका जीवन का लक्ष्य ही है। और जो साम्राज्य स्टैब्लिश होगा, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, वो कैरेक्टर इस्लामिक इन द नेचर होगा, वो भी बहुत क्लियर है। और ये सारे इंस्पिरेशन उसको कहाँ से मिले, क्योंकि उसकी जो नानी थी, नानी आ रही है चंगेज़ खान के साइड से, लेकिन फिर भी उसको कहानियाँ सुनाती है तैमूर के ज़्यादा। और तैमूर, और हमेशा से बचपन से उसके दिमाग में ये बात भरी गई थी कि तैमूर के सपने को पूरा करना है, उसने जो अचीव नहीं किया वो पूरा करके जाना है। और आज हम एनसीआर के रीजन में बैठे हुए हैं, यहाँ पे ही तैमूर बहुत पहले जब आया था, यहीं पे उसने ऐसा कत्लेआम मचाया कि लाख के आसपास लोग मारे गए, और बहुत दिनों तक बोलते हैं कि लाशों की बदबू आती रही, और बहुत ही भयावह सीन था। लेकिन वो एम्पायर एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। तो बाबर ने फिर से वही तैमूरिया गुरखानिया एम्पायर एस्टैब्लिश किया, तैमूर के सपने को पूरा करने के लिए, और हाँ, इस्लामीकरण करने के लिए भी। अ, इस पुस्तक के लिए आपको बहुत सारे लोगों की पूर्व प्रशंसा मिली है। विवेक देवराय से लेके विक्रम संपत से लेके अश्विन सांघी और रमेश त्रिपाठी, ये सारे बड़े नाम हैं और बहुत बिकने वाले और काफ़ी अच्छे लोग हैं।
इस किताब को लिखने में कितना समय आपको लगा? और अभी आप कह रहे हैं कि ये पहला खंड है, दूसरा खंड भी आएगा और बहुत सारी शोध सामग्री। क्या दूसरे और सम्राटों पे या बादशाहों पे या शहंशाहों पे भी आपकी किताब आएगी? क्योंकि इसके शोध के दौरान मुझे लगता है कि आपके पास भरपूर प्रचुर सामग्री होगी कि जिन पर भी आप चाहें उन पर लिखने की कोशिश करें। ख़ासकर जिनको हम मुग़ल और आप तैमूर वंश कहते हैं। जी, सो इस पुस्तक को लिखने में मुझे तकरीबन 4 वर्ष लगे। 4 वर्ष में से आधे से ज़्यादा समय पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करके खुद के नोट्स बनाना। सो ये 3 फोल्ड प्रोसेस था। पहले आप मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उसको लिख रहे हैं ट्रांसलेट करके, उसके नोट से फिर आप उसको एक स्ट्रक्चर दे करके किताब लेकर के आ रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 4 साल का समय लगा। और आगे बिल्कुल मुझे लेकर के आना है बाकी के बादशाहों की कहानियाँ। उसमें से जो सबसे ज़्यादा जिस पे मेरा फ़ोकस है वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, क्योंकि उनको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को कई बार ये माना जाता है कि शायद वो सबसे टॉलरेंट शासक थे इनमें से, लेकिन जो तथ्य निकल कर के आते हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। जितनी नफ़रत उनको हिंदुओं से थी, उतनी नफ़रत शियाओं से भी थी। तो जिसको शियाओं से भी नफ़रत है, हिंदू तो आप भूल जाइए, सिख भूल जाइए, सिख पंथ ख़ैर बाद में आता है। आप भूल जाइए हिंदुओं को, उनको तो शिया से भी नफ़रत है अपने शुरू के फ़ेज़ में। और अकबर के ऐसे-ऐसे एंटी फ़ीमेल कानून थे, जो अभी के समय के दिल दहला देंगे लोगों का सुन कर के कि वैसे भी कोई कानून बना सकता है। सो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होगा जिस पे मैं लिखना चाहता हूँ काफ़ी विस्तार से। अभी इस पुस्तक को आपने बाबर के शुरुआती घर से शुरू किया है और उनकी बचपन की ज़िंदगी से लेकर 19वें अध्याय में आपने यह लिखा है कि दूसरी बार उसका भारत का जो अभियान है वह कैसे फेल होता है। जी। वहाँ तक आप आते हैं और उसके बाद फिर आपने कुछ संदर्भ रखे हैं। जो अगला अध्याय होगा, मतलब अगर बाबर खंड 2 अगर आता है तो उसमें आप कहाँ से शुरू करेंगे? मतलब उसके दूसरे विजय से शुरू करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे? सो अगला अध्याय शुरू हो रहा है जब वो बजौर में आ चुका है, मतलब भारत की तरफ बढ़ रहा है और उसके तीसरे कैंपेन से। और उसमें राणा सांगा के बारे में बातें होगी, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, राणा सांगा ने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी, या फिर बाबर ने राणा सांगा से मदद मांगी थी। अब मुझे तो ये सब तथ्य पता चल गए हैं जो पुस्तक में निकल कोई कर के बात आएँगे नहीं, ही। वो आएगी तभी अ, बताइएगा। सो आप अभी मत बताइए ताकि तथ्य लोगों को पहले नहीं किताबें लोग खरीदें। हिंदी में ये किताब कब आएगी? ये एक बड़ा ये मैं जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चूँकि अब पुस्तक अच्छे से चली, मतलब मैं काफ़ी खुश हुआ ये जान कर के कि पुस्तक की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, उसके बावजूद भी पुस्तक अच्छे से सेल हो रही है। तो ऐसा उम्मीद है कि बहुत जल्दी 2-3 महीने के बाद हम इस पे काम शुरू कर देंगे। अगला सवाल मेरा ये है कि आपकी एक पुस्तक मोदी अगेन, व्हाई मोदी इज़ द राइट फॉर इंडिया, एन एक्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जी। उस पुस्तक को लिखने के पीछे आपने अजंता का कुछ ज़िक्र किया है कि आप कट्टर मार्क्सवादी थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे और जब आप अजंता गए और फिर जैसे-जैसे आप पढ़ते गए, आपका दृष्टिकोण बदलता गया और फिर आपको लगा कि मोदी जो है वह उनको आना चाहिए क्योंकि अ, वह भारत के लिए एक ज़रूरी शासक। मैं उस बदलाव के बिंदु को समझना चाहता हूँ और आपकी इस निष्पत्ति का कि आप कहते हैं कि मोदी भारत के लिए सही हैं और इसके साथ-साथ आप ये जोड़ते हैं कि ये पूर्व कम्युनिस्ट का घोषणा पत्र है। जी। तो ये इसकी वजह क्या है? तो इस किताब की कहानी कुछ ऐसे जाती है,
कि मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर हो चुका था। पहले ट्विटर से ज़्यादा फ़ेसबुक चलता था और फ़ेसबुक पे मैं एक्टिव था, लेकिन उसके बाद मैंने फ़ेस सोशल मीडिया छोड़ दिया क्योंकि कुछ 2015 के आसपास कुछ ऐसी घटना हुई थी जो मेरी एक बुक अटक सी गई कुछ विचारधाराओं को लेकर के, और वो किताब थी इस अजंता के बारे में ही, जो मैंने अजंता की मिस्ट्रीज़ पे बेस करके एक फ़िक्शन लिखी थी। लेकिन वो किताब आगे नहीं जा सकी। बहुत से कभी मैं फ्यूचर में बिल्कुल इसके बारे में बहुत विस्तार से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल बताऊँगा क्या-क्या हुआ था, कौन-कौन से लोगों ने उसमें रोड़ा लगाया, क्या-क्या हुआ। तो वो धक्का मुझे ऐसा लगा कि मैं लिटरेचर से दूर अब नहीं लिखना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, सब कुछ, वो सारी चीज़ें चल रही थी। 2018 का दौर आता है और 18 में मैं ये महसूस कर चुका हूँ कि मैं एक एंटी मोदी पर्सन था। आई हेटेड मोदी बाय कोर, बाय हार्ट। मतलब इतना नफ़रत था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन 2014 से लेकर के 18 के बीच में जो मैंने उनका शासनकाल देखा, तो मुझे बहुत परिवर्तित कर चुका था, और भी बहुत सारे फैक्टर थे जो मैं बताऊँगा। लेकिन ये दिसंबर का महीना है कि मेरे एक कॉलीग हैं कौशिक दास, तो हम सुबह ऑफ़िस जाने से पहले चाय पी रहे हो, वो मुझे फ़ेसबुक पे दिखा रहा है। वो मुझे आभास दा करके बुलाता है क्योंकि वो मेरे कॉलेज में भी वो मेरे साथ पढ़ता था, मेरे साथ आजकल काम भी करता है। आभास दा, ये देखो ये सोशल मीडिया पोस्ट है, यहाँ पे 20 रीज़न्स व्हाई नॉट टू वोट फॉर मोदी। सो मैंने बोला, यार मैं तो 200 रीज़न दे सकता हूँ व्हाई टू वोट फॉर मोदी, क्योंकि मैं एक एंटी मोदी क्रिएचर था। सो फिर उसने बोला कि ठीक है, तो आप कीजिए, कुछ कर सकते हो। तो मैंने सिर्फ़ एक सोशल मीडिया पे एक ट्विटर थ्रेड लिखा और वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया। जहाँ पे मैंने अपना पूरी जर्नी को विस्तार से नहीं, एक सब, क्योंकि ट्विटर थ्रेड में आप कितना लिख सकते हैं। मुझे लगता है वो तकरीबन 60 ट्वीट्स के आसपास। पहले तो ट्वीट्स लंबे नहीं होते थे, आजकल वो लंबे हो गए हैं। वो एलन जी। मस्क ने जो नया बदलाव लाया है, और वो वायरल हो गया। फिर लोग मुझे बोलने लगे इस पे तो पुस्तक होनी चाहिए, लेकिन 2019 में अप्रैल में इलेक्शन आने वाली थी। तो अब पब्लिश कौन करेगा इतनी आसानी से? तो उस समय आई एम वेरी थैंकफुल टू गरुड़ा प्रकाशन। वो बोले, उन्होंने वॉलंटरी बोला कि वी विल टेक द प्रपोज़ल, वी विल पब्लिश योर बुक। तुम बस लिखो। और थैंक्स टू बैंगलोर ट्रैफिक एंड माय फ्रेंड जिनके साथ मैं कारपूल किया करता था, जब मैं सुबह 1 घंटे ऑफ़िस जाना, 1 घंटे ऑफ़िस से आने का समय, वो कार में, जिस दिन मैं कार ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं किताब लिखता था। और जो कि बहुत सारी जो रिसर्च थी मेरी ट्विटर पे ऑलरेडी कोलैबोरेटेड थी, जब मैं डिबंक करता था लोगों की, नहीं ऐसा नहीं है, वो सब कोलैबोरेट करके और मेरी जर्नी को लेकर के मैंने ये पुस्तक बनाई, और 1 महीने में पुस्तक लिखी गई और रिकॉर्ड टाइम में अप्रैल में ये पुस्तक आ गई। इलेक्शन से पहले ये पुस्तक रिलीज़ हो गई। सो ये जर्नी थी इस पुस्तक की। अब का बात ये जहाँ तक अजंता की है, वो वो दौर मैं भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं पूरा मार्क्सवादी हूँ। और ये टिपिकली एक भारतीय परिवार में ऐसा होने की बहुत सारी संभावनाएँ रहती है, क्योंकि ये हमारे लिए एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि हम बहुत ओपन हैं। हम एक ऐसी सिविलाइज़ेशन है जो चीज़ों को बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब करते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। ये भी सही है, वो भी सही है, सब कुछ हमारे लिए सही ही है। हम उस तरह के विरोधाभास में नहीं जीते हैं जैसे बाकी सिविलाइज़ेशन जीते हैं। सो इस वजह से घर में भी कभी किसी ने आपत्ति जताई नहीं अगर मैं ट्रेडिशन से दूर हो रहा हूँ, पूजा-पाठ से दूर वगैरह, और मैं मार्क्सवादी बन गया था। लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक स्टडी टूर पे गया था एज़ अ इंस्ट्रक्टर, और वो टूर था अजंता एलोरा का। तो सबसे पहले मैं जब एलोरा के पास पहुँचा, तो वहाँ पे कैलाश मंदिर मेरे आँखों के सामने, और उसका जाइजेंटिक फ़ॉर्म, उसकी साइज़, उसकी डिटेल देख कर के मैं हतप्रभ रह गया। मैं कैलाश मंदिर जानता था क्योंकि मैं वास्तुकला का स्टूडेंट हूँ, वास्तुविद हूँ। लेकिन आज तक मैंने कैलाश मंदिर को सिर्फ़ हमारे आर्किटेक्चर में एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। वहाँ पे आप किसी स्ट्रक्चर का स्केच बनाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ अंक मिलते हैं, अच्छे अंक। और आर्किटेक्ट्स ड्राइंग्स में अच्छे होते हैं, इसलिए वो ड्राइंग ज़रूर बनाते हैं। तो
वहाँ पे अब तक मैंने सिर्फ़ 10 अंक के लिए एलोरा का ये कैलाश बनाया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका स्केल क्या है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मेरे लिए बहुत ही रोमांचक समय था। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो जाते हैं जब मैं वो याद कर रहा हूँ। और वो भी फिर भी ठीक था, डिटेल वगैरह की बात थी। जब हम अजंता पहुँचे तो वहाँ पे उस केव के अंदर जब मैं गया, तो केव्स के अंदर आप स्टेप डाउन करते हैं। मतलब आप जाएँगे और अंदर नीचे की ओर उतरेंगे और थोड़ा गड्ढे की तरह है। तो मैंने मुझे थोड़ा अनोखा लगा ये, क्योंकि जो जनरली केव आर्किटेक्चर होता है, उसमें केव पे आप अंदर जाएँगे, थोड़ा ऊपर की ओर ही बढ़ेंगे केव के अंदर, और ऐसे गड्ढे जैसा कहीं पे नहीं होता है, वो एक्सेप्शनल था। मैंने गाइड से पूछा, गाइड के पास जवाब नहीं था। तो उस शाम हम लोगों की मुलाकात एक एक्सपर्ट से हुई, प्रोफ़ेसर देशपांडे, आर्किटेक्ट प्रोफ़ेसर देशपांडे। उन्होंने मुझे एक मॉडल दिखाया। वुडन मॉडल था अजंता का, और वो वहाँ पे उसी तरह का गड्ढा है ऐसे। और उन्होंने बोला कि ये जो गड्ढे हैं ना आभास, ये पेंटिंग करने के लिए है। तो पूछा, पेंटिंग करने के लिए है? तो हाँ, पेंटिंग करने के लिए। सो पेंट का जो मीडियम होता था वो तो ऑर्गेनिक कलर्स हैं, और अजंता के अंदर बहुत ही डिटेल्स में पेंटिंग्स हैं। बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे पेंटिंग्स हैं। और उस अंधेरे में कोई कैसे बनाएगा? उसके लिए उसको लाइट चाहिए। और लाइट का सोर्स क्या है? या तो आग या सूर्य। सूर्य की किरण वहाँ पहुँच नहीं सकती, वो अंधेरा है इसलिए तो। लेकिन आग आप लेके नहीं जा सकते क्योंकि ऑर्गेनिक कलर्स हैं, तो वो कार्बन फॉर्म हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि पहले गड्ढे में पानी डाल दिया और एक टॉर्च लेके आए, पूरा अंधेरा किया। टॉर्च से उसको इसके ऊपर और रिफ्लेक्शन से अंदर लाइट जनरेट हो गया। फिर उन्होंने बताया कि ये सूर्य की किरण को उस गड्ढे में पानी डाल करके ये जो मॉन्क्स थे वो रिफ्लेक्ट करवाते थे, और उस तरह से वो लाइट जनरेट करते थे। तो वो मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ समय था, क्योंकि जिनको मैं अब तक बेवकूफ़ और जो समझता था, वो तो साइंस की बात कर रहे थे, जिसको सो कॉल्ड हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको यूज़ करके लाइट जनरेट कर रहे थे आज से 1500 साल पहले। और उस तरह से उन्होंने पेंटिंग किया, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई अपने सिविलाइज़ेशन और अपने कल्चर को रिस्पेक्ट से देखने के लिए। उसके बारे में पढ़ाई करना मैंने शुरू किया, थोड़ा बुद्धिस्ट लिटरेचर शुरू किया, थोड़ा उपनिषद। और जब आप रिलिजन्स को पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इतिहास उसके साथ आने लगता है, क्योंकि रिलीजन इतिहास से अलग नहीं हो सकता। और रिलीजन और इतिहास दोनों एक दूसरे के पूरक है, वो साथ में ही चलता है। और उसके साथ मेरी इतिहास की भी जर्नी शुरू हो गई, और मेरा एक सही दरवाजे में एंट्री हो गया था। चलिए, बहुत-बहुत आपको शुभकामनाएँ और बधाई इस किताब के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक जो अंग्रेज़ी जानते समझते हैं, वो बाबर द चेस बोर्ड किंग को ज़रूर पढ़ेंगे। ये पुस्तक पेंगुइन इंडिया ने छापी है। ₹999 इसका मूल्य है, लेकिन अमेज़न पे अभी कुछ छूट के साथ थोड़ी सस्ती मिलेगी आपको। और इसका दूसरा खंड भी आएगा, ये हिंदी में भी अनुवाद होके आएगी। और यह पुस्तक न केवल बाबर के जीवन के बारे में बताती है, बल्कि इतिहास को लेकर जो हमारी भ्रांतियाँ हैं, उनके बारे में भी बहुत सारा स्पष्टीकरण देती है, तथ्यों के साथ बात रखती है। और हर विषय का जो मूल संदेश है, जो हमारी आभास की बातचीत में भी सामने आया है, कि आप जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे। न पढ़ने से या गलत तथ्यों के विपरीत पढ़ने से बहुत सारी गलतफ़हमियाँ होती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो समझदार लोग हैं, वह धीरे-धीरे किताबों की तरफ उन्मुख और ज़्यादा होंगे। आप पढ़ते ही हैं, साहित्य तक देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप शब्दों की दुनिया से जुड़े हैं। अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों की बातें सुनें। हर सप्ताह मैं अ, किसी न किसी विद्वान व्यक्ति के साथ, किसी अच्छे लेखक के साथ बैठता हूँ। साहित्य तक देखते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।